साथियों नमस्कार। आइए हमारे पॉलिटिक्स एक्सप्लेन चैनल पर आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री सुनील लहरे जी, अधिवक्ता लोरमी एवं नेहा पब्लिक स्कूल संचालक एवं डायरेक्टर। आइए सर जी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपका जो राजनीति जो आपका सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया है उसके बारे में हम लोग आज हमारे जो आम पब्लिक जो जुड़ चुके हैं उनके हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आपका काम रहा है। उसी के विस्तार जानने के लिए हम आपका हमारे इस स्टूडियो के माध्यम से आपका हम स्वागत करते हैं। सर जी, आप बताएंगे कि आपका शिक्षा जो है किस प्रकार रहा है और आपने बहुत सारे संघर्षों को आपने पार करके आज इस मुकाम में पहुंचे हैं। क्या है इसका राज? जी मैं बताना चाहूँगा शिक्षा जगत की बात। तो मैं BCom LLB MA पॉलिटिकल साइंस किया हूँ और इसके पीछे राज ये है कि हमें अपना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। चाहे तमाम प्रकार की परेशानियाँ आए, जो भी हम काम करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की परेशानी आती है, लेकिन सारे परेशानियों को झेलते हुए हमें उस मंजिल तक जाना होता है। यही मैं ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है और आगे कुछ करना है। तमाम प्रकार की परेशानी आई, फिर भी मैंने अपना शिक्षा पूरा किया और शिक्षा पूरा करने के बाद जो LLB जो होता है, LLB का भी डिग्री लिया। LLB डिग्री लेने के बाद अपना पंजीयन जो विधिवत होता है वो पंजीयन होने के बाद मैं सर्वप्रथम जिला न्यायालय बिलासपुर में अपना वकालत पेशा किया। वहाँ से 2 साल तक मैंने वकालत किया। उसके बाद जब 2009 में अपना व्यवहार न्यायालय लोरमी का स्थापना हुआ, तब वहाँ से मैं पूरा अपने फैमिली सहित यहाँ अपने गांव गृह ग्राम सीतापार में आया और वहाँ से फिर अपना आना जाना करते हुए अपना वकालत का व्यवसाय लोरमी से किया और अभी तक जो आप सबके सहयोग से विधिवत रूप से संचालित हो रही है, चल रही है। जी जी। उसके बाद सर जी जो है आपने वकालत करते करते आपने शिक्षा को ऐसा फोकस किया जो अभी वर्तमान में लोरमी क्षेत्र में यदि कोई जानते हैं शिक्षा को तो एकदम निःशुल्क रूप से आपने बहुत सारे से सेवा किया है। तो किस प्रकार आप उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी देखिए, शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसका किसी प्रकार से बंटवारा नहीं होता। भाई भाई के बीच यदि 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ जमीन, यदि 5 भाई हैं तो 2-2 एकड़ जमीन का बंटवारा होने का प्रावधान है। कानून ने भी दिया है, समाज ने भी दिया है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी धरोहर है जो कोई हासिल करता है उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता और न ही बंटवारा होने का उसमें अर्थ उत्पन्न होता है। तो मैं यही कहूँगा कि सर्वप्रथम जो लोग अपना भविष्य निर्धारण करना चाहते हैं या आगे पूरे जगत में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम अपने शिक्षा को मजबूत करें, शिक्षा ग्रहण करें। उसके बाद उनको जो हासिल करना है ऑटोमेटिक वो मिल जाता है। जी जी। सर, आप बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो है आपका जो है लोरमी में भी स्कूल चल रहा है और गांव परिवेश में भी चल रहा है, तो वो क्या किस प्रकार वह संचालित हो रहा है अभी? देखिए, मैंने देखा कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो बहुत ही अमूल्य धन है। तो उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए शासन की कल्याणकारी योजना जो चलती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा का जो व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा अपने जो समिति हैं उनके सहयोग से एक विद्यालय का संचालन किया 2010-11 से, जो ग्राम सीतापार में अभी भी संचालित है। और 15-16 से लोरमी नगर में भी अपना विद्यालय संचालित है, जहां गरीब तबके के लोग और वहां के जो बच्चे होते हैं जो समझ लीजिए जैसा कि कोई शुल्क पटाने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बच्चों को भी हमने फोकस किया है ताकि उस बच्चे का जो शिक्षा है वो कहीं पर भी ना रुके। आज भी मैं इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जो कोई क्षेत्र में गरीब एवं असहाय बच्चे हैं जो विद्या अध्यापन के लिए खर्च नहीं कर पाते या प्राइवेट स्कूलों में अपना दाखिला नहीं दिला पाते,
ऐसे बच्चों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और उनका यदि प्रमाण रहे कि वो वास्तव में गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, उसका किसी प्रकार से जो शिक्षा जगत में खर्च होना चाहिए वहन करने के काबिल नहीं रखता, तो ऐसे बच्चों के लिए अपना विद्यालय जो है आज भी सहयोग करने के लिए तैयार है और तैयार रहेगी और अभी भी सहयोग कर रही है, जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपना NGO वेबसाइट है PTB जनसेवा समिति लोरमी.com। इसमें जा कर के अपने बच्चों का डिटेल उसमें फिलअप करा सकते हैं, जो हम तक पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर उस बच्चे का जो डिटेल हम जानकारी लेंगे कि वास्तव में वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है और वो शुल्क पटा पाने में असमर्थ है, तो ऐसे बच्चे को हम अपने विद्यालय नेहा पब्लिक स्कूल, चाहे वो ग्रामीण विद्यालय हो चाहे शहर विद्यालय हो, दोनों में से जहां भी वो पढ़ना चाहे उसका हम निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू रखेंगे, ताकि उसका जो शिक्षा है वो निरंतर आगे चलता रहे और भविष्य में वो कुछ कर सके और अपना मंजिल हासिल कर सके। जी, आपने जो है अभी वर्तमान में हमने देखा कि आपके जो ग्रामीण प्रवेश में आपने एक कार्यक्रम के दौरान आपने भूमि पूजन भी करवाई, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग भी आए, तो किस प्रकार उसका जो वो टारगेट है आपका आगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों को इस चैनल के माध्यम से कि अपना जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तो मुख्य उद्देश्य है ही है, लेकिन शिक्षा को बेहतर तरीके से और सुव्यवस्थित हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों को हम कैसे सुदृढ़ शिक्षा प्रदान करें, एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें। जो बिल्डिंगें हैं वो पुरानी हो गई थी, इसलिए वहां पर नवनिर्मित भवन बनाने की सम्मानित क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री धर्मजीत सिंह ठाकुर जी और डॉक्टर राजाराम बनर्जी जी, प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सतनामी समाज और अन्य जो अतिथियों के उपस्थिति में हमने ग्राम छीतापार में भूमि पूजन कराया है, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ी भव्य बिल्डिंग होगी। और उस बिल्डिंग के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबसे एक सहयोग चाहूँगा कि आपसे जितना बन पड़ेगा उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि वो बिल्डिंग एक ऐसा बिल्डिंग बने जिससे हमारे आसपास के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बाहरी बच्चे हैं, वो आ करके वहाँ अच्छा से विद्या अध्ययन करें, जहाँ पर सुव्यवस्थित लैब हो, वहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से पुस्तकालय हो, वहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से खेल कूद का मैदान हो, वहाँ सुव्यवस्थित जैसे कि एग्रीकल्चर वहाँ अपना पूरा एरिया है। एरिया में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उसका एक प्रयोगशाला के तहत एक बेहतर तरीके से उसका लाभ लें, जिससे कि उनका जो पढ़ाई का विकास है वो सही तरीक़ा से हो सके। तो भविष्य में वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने की जो सोचे हैं, भूमि पूजन हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी नहीं हुआ है। जानना चाहेंगे कि आपने लोरमी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें काफ़ी दिनों से जो है एग्रीकल्चर विषय जो है यहाँ पे नहीं था, लेकिन आपके आने से लोरमी क्षेत्र में आपने एक बहुत ही अच्छा उपहार लाए, एग्रीकल्चर जो संकाय है वो, तो उसको आप सबसे प्रथम लाए, उसके बाद जो है बाकी स्कूलों में आए, तो उसका किस प्रकार आपने प्रयास किया और कैसे इसको देखा कि यहाँ पे वास्तव में इस विषय का यहाँ पे कमी है? जी देखिए, मैंने सोचा कि यहाँ पर आर्ट और साइंस वाणिज्य के साथ साथ अन्य तो विषय है, लेकिन एकमात्र स्थान पर जहाँ पर हमारे विकास खंड लोरमी के रामेपुर शासकीय स्कूल में एग्रीकल्चर विषय संचालित था और मुंगेली स्कूल जो BR साहब स्कूल है वहाँ पर संचालित था, तो देखा कि हमारा जो क्षेत्र है पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर कम से कम 95% जो हमारे किसान हैं वो पूरा कृषि पर आधारित हैं, जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यदि कृषि के बारे में यदि पढ़ने का मौका मिले और उनका जो पढ़ेंगे तो उसमें एक वैज्ञानिक सोच पैदा होगी। वैज्ञानिक सोच के तहत
उनका जो उत्पादन है उसमें समय में खाद डालना, समय में पानी डालना, तमाम प्रकार के जो किसानी करने का जो टेक्निक है वो विधि विधान के साथ हो सके, जिसके बारे में बच्चों को हम अधिक से अधिक जानकारी दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया विभागीय मान्यता हेतु। वहां से मान्यता प्राप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से हमने उक्त विषय का मान्यता प्राप्त किए। उसके बाद फिर लगातार बच्चों को हम विद्याध्यापन करा रहे हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे एग्रीकल्चर विषय को चुन रहे हैं। और अपने विद्यालय संचालित होने के बाद लोगों को लगा, बच्चों पर रुझान आया कि एग्रीकल्चर विषय एक बहुत अच्छा विषय है, यदि इस विषय में हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है या भविष्य है वो उज्जवल रहेगा। ऐसे करके तो फिर तमाम प्रकार के जो अपना विद्यालय है, विकास खंड लोरमी और विकास खंड मुंगेली पथरिया के, ये तमाम विद्यालय में कुछ विद्यालय ने इसका भी फॉलो किया, जहां भी अपना एग्रीकल्चर विषय संचालित है, जिससे हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा लाभ मिल रहा है और भविष्य में मिलेगा। और हम जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय से और आपकी प्रयासों से अभी तक कितने स्टूडेंट जो है लाभान्वित हो चुके हैं? देखिए, अभी लगभग 7-8 साल हो रहा है अपना एग्रीकल्चर विषय को। इसमें करीब 200 बच्चे तो निकल गए हैं इस क्षेत्र से, और बहुत सारे बच्चे अभी अपना जो विश्वविद्यालय होता है, एग्रीकल्चर महाविद्यालय होता है, वहाँ पर विद्याध्ययन कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकले हैं वो उनको मैं पुनः संदेश देना चाहूँगा कि और बेहतर तरीक़ा से अपना विद्याध्यापन करें, ताकि विद्यालय के नाम के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें, विकास खंड के नाम रोशन करें और पूरे जिले का नाम रोशन करें, 6 राज्य का नाम रोशन करें और पूरे भारत देश का नाम रोशन करें। जी आदरणीय जी, आपके जो विद्यालय हैं उसके समक्ष आपने निःशुल्क शिक्षा का भी आपने बहुत सारे प्रयास किया, तो अब तक कितने स्टूडेंट से लाभ उसको उठा पाए हैं और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं उन लोग? देखिए, जैसा कि मैंने देखा कि बच्चे एडमिशन तो होते हैं, पेरेंट्स भर्ती करा देते हैं, लेकिन उनके बीच में तमाम प्रकार की परेशानी आती है। वो है सबसे बड़ी परेशानी, आर्थिक परेशानी। तो समय में ऐसे पालक जो गरीब वर्ग से आते हैं और किसानी वर्ग से हैं, उनके पास रुपया पैसा बहुत कम होता है, सीमित संसाधन होती है और सीमित संसाधन के अनुसार अपना जीवन बसर करते हैं। इस बीच देखा कि कई बच्चे जो है समय पर फीस अदा नहीं कर पाते, और कई बच्चे ऐसे आए जो एकदम शुल्क पटाने में असमर्थ रहे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे का जो शिक्षा का जो निरंतर कार्य है वो कहीं रुक न जाए। ऐसे करके हमने अपना, जैसे पिताजी खत्म हुए, स्वर्गवास हुए, तो पिताजी की स्मृति में और दादी जी की स्मृति में मैंने एक स्टाम्प पेपर बाकायदा लिख करके क्षेत्र में बांटा, और वहाँ से फिर कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को 2-3 साल तक के, यहाँ तक कि जैसा कि भर्ती हुए तो 8वीं तक अभी भी बच्चे विद्याध्यापन कर रहे हैं उस योजना के तहत। और ऐसा यदि ज़रूरत पड़ता है तो पुनः फिर योजना लाई जाएगी, जिससे वो कार्य निरंतर होता रहे और ऐसे बच्चों को लाभ मिलता रहे। आंकड़ा अभी तक कितना है, कितने प्लस हैं? इसमें लगभग मैं बताना चाहूँगा 200-300 बच्चे लगभग निःशुल्क शिक्षा अध्यापन कर चुके हैं और वर्तमान में कुछ कर रहे हैं। जी, आपने शिक्षा जगत की सारी आपने बातें बताई। निश्चित ही हमारे जो यूट्यूब से जो जुड़े साथी हैं और जो आपके जो सेवा भाव देख रहे हैं, निश्चित ही आपसे प्रेरित होंगे। और हम जानना चाहेंगे आदरणीय जी, जो आपका जो एक और विकल्प आता है उसमें हमने पहले ही चर्चा कर दिए थे, राजनीतिक और सामाजिक और शिक्षा जगत का। तो इसमें आदरणीय जी राजनीतिक जी हम बात करेंगे, आपकी जो राजनीति में भी आपका इंटरेस्ट रहा और आपने पिछले चुनाव में भी अपने प्रतिनिधि को भी आपने आपके फैमिली से आपने उसको उतारा, तो किस प्रकार उसका परिणाम रहा और कैसा आपका संघर्ष रहा?
देखिए, मैं और इसका मकसद क्या था? राजनीति के संबंध में ये बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जैसे कि IAS IPS अफसर होते हैं, लेकिन जो जनता ने चुनती है, जनता ने जिसको निर्धारित कर दिया कि इसे हम इस पद में लाएंगे, और वो चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, और उनके अंडर में जो IAS IPS अधिकारी भी काम करते हैं, झुक जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये राजनीतिक चाबी एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकता है। इसलिए मैंने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए, और सबसे बड़ी समस्या जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की सोच करके मैंने जनपद पंचायत बरहमपुर क्षेत्र क्रमांक 18 से अपनी धर्मपत्नी शशि देवी घृतलहरे को चुनाव मैदान में उतारा, और मैंने उसको भी अपने घोषणा पत्र में अमल में लाया था कि यदि हम चुनाव निकालते हैं तो पूरे क्षेत्र के, पूरे ग्राम के, हर एक ग्राम के 10-10 बच्चे को मैं कक्षा 12वीं तक निःशुल्क विद्या अध्यापन कराऊंगा। लेकिन लोगों की मानसिकता क्या थी वही जानेंगे। और ऐसा विषम परिस्थिति आया कि हमारे ग्राम सीतापार ग्राम पंचायत चकला में एक ऐसी विषम परिस्थिति आया, विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें चुनाव बहिष्कार का सामना मुझे करना पड़ा। और चुनाव बहिष्कार होने के वजह से ना ही अपना वोट डाल पाए, और ना ही मेरे परिवार के वोट डाल पाए, और ना ही ग्रामवासी, और कुछ लोग मिली भगत करके अपना साठ-गांठ किए, और जिससे कि जो चुनाव बहिष्कार की जो बातें थी, ग्रामीणों द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो ख़त्म हो गया, और जो एक यादव परिवार हैं उनके द्वारा वोट किया गया, और वो जो है सफल रही उसमें सरपंच पद में। और उसके बाद उसी के माध्यम से हमारा जो चुनाव है वो नुकसान में गया। फिर भी क्षेत्र के लोगों ने हमें 752 वोट हमें ना डाल करके भी मिला है, जिसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे बरहमपुर क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और भविष्य में अपेक्षा भी रखता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके विकास करे, और ना कि कोई विनाश की ओर ले जाए, ऐसे व्यक्ति को चुने। आपसे पुनः कहना चाहूँगा। और आपको हम आपसे और हम पूछना चाहेंगे कि युवा जो है, बहुत सारे जो है ऐसे होते हैं जो सोशल वर्क भी करना चाहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य भी अपने मंजिल जो टारगेट बनना चाहते हैं, क्या उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम अपनी कलम की ताकत को मजबूत करें, क्योंकि कलम की ताकत एक ऐसी कलम की ताकत होती है जो अच्छे अच्छे को पानी भी पिला देती है, और अच्छे अच्छे को इस कलम के ताकत से ही जेल के सलाखों में जाना पड़ता है। जो अन्याय अत्याचार होती है उसके लिए आप कलम तैयार रखिए, और उसके लिए कलम चलाइए। जहाँ पर अत्याचार हो रही है, अन्याय हो रही, उसके लिए आप लिखिए। अपने क्षेत्र के, अपने स्थानीय कलेक्टर, कमिश्नर, SP, DSP, थाना को सूचित कीजिए, और उससे जो क्षेत्र में हो रही अन्याय अत्याचार है उस पर अंकुश लगेगा। और जो युवा वर्ग हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना विद्या अध्यापन को जारी रखें और अच्छा से अच्छा डिग्री हासिल करें, ताकि पूरे क्षेत्र का विकास हो सके और पूरे देश का विकास हो सके। क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं, आपके बिना देश का भविष्य अंधकार में रहेगा। इसलिए आप ही के ऊपर में सारा जिम्मेदारी है। आप आएँ और अच्छा से विद्या अध्ययन करें, और तमाम क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, सारे क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करें, जिससे आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो, पूरे समाज का नाम हो, विकास खंड का नाम हो, राज्य का नाम हो, भारत का नाम हो।